दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल के बारे में, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की जरूरत क्यों है? तो भाई देखो, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, जावा, पाइथन, अराना, फलाना, ढिमकाना, या फिर वो आपकी एपीआई वो भी हो, अगर उसके अंदर भी जो यूआरएल आप हिट करते हो एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स हर चीज एक यूआरएल है। जो हम वेब के ऊपर ऐप के अंदर देख रहे हैं सारी चीजें एक यूआरएल है। यूआरएल के थ्रू ही कंटेंट सर्व होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के केसेस में हम बाद में बात करेंगे। पर यूआरएल क्या करता है, एक तरीके से हम लोगों को पहुंचने में मदद करता है पर्टिकुलर सर्वर्स तक, पर्टिकुलर डोमेन्स तक, पर्टिकुलर वेबसाइट्स तक, पर्टिकुलर कोर्स तक, पर्टिकुलर रिसोर्सेज तक। दिस इज ऑल अबाउट इट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट्स यूज करती है एचटीटीपीएस, एचटीटीपी। तो ये क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक तरीके का मेथड है, एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स है जो ब्राउजर को बताता है कि भाई बात करने का तरीका क्या है। यानी सिक्योर बात करनी है, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूं कि ये बंदा वेबसाइट के ऊपर आया है, पकड़ लो इसको। तो एचटीटीपी के ऊपर क्या होता है कि वो सिक्योर नहीं होता। आपका जो डेटा होता है, जो आप मतलब जिस वेबसाइट पे होते हो, वो एनक्रिप्टेड नहीं होता। तो दैट मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट डायरेक्ट आपको क्या कर सकती है, हैक कर सकती है, ठीक है। हैकर्स वगैरह इसी तरीके से हम लोगों को पकड़ते हैं, है ना। तो जो वेबसाइट एचटीटीपीएस का यूज करती है उसकी एसईओ बेटर होती है, गूगल के ऊपर रैंकिंग अच्छी होती है, ठीक है। बेसिकली एचटीटीपी वाले यूआरएल तो रैंक भी नहीं करते ढंग से। तो अगर आपको आपके एसएसएल के बारे में नहीं पता है तो हम उसके बारे में डीप डाउन पढ़ेंगे, पर सिक्योरिटी जरूरी है भाई। ये जो एस लगता है ये एसएसएल सर्टिफिकेट के थ्रू मिलता है आपको। तो आपका डोमेन एचटीटीपीएस होना चाहिए सबसे पहली चीज। और आप काफी सारी थर्ड पार्टी एपीआई जो इंटीग्रेट करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनमें आपने देखोगे कर्ल वगैरह के इनके यूआरएल मोस्टली एचटीटीपीएस से सिक्योर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी बंदा जब आप उस यूआरएल को हिट कर रहे थे उस बीच में आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके और आपको ब्लॉक कर दे, है ना। और फिर उसके अंदर रिक्वेस्ट में कुछ अपेंड करके उसमें आगे डेटा पास ऑन कर दे। सो दैट्स हाउ चीजें वर्किंग करती है ना। अब इसके आगे लिखा हुआ है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। हम इसको क्या करते हैं बेसिकली, है ना, मतलब फोर्सफुली अनेबल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। सो अगर आप अपने नाम में देना चाहो तो ठीक, नहीं देना चाहो तो ठीक। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सम डोमेन। अब आप लोगों ने कई यूआरएल्स ऐसे देखे होंगे, देखिए दिस इज काइंड ऑफ यूआरएल्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे beta.thedeveloperschool.com, तो वो एक सब डोमेन बना लेती है। उसके आगे एक टॉप सेकंड लेवल डोमेन होता है और उस तरीके से चीजें काम करती है। सो दैट्स आउट की मतलब क्या होता है, एक होता है टॉप लेवल डोमेन जैसे आप देखोगे डॉट कॉम, और ये फिर सब डायरेक्टरीज जिनके अंदर कोड पड़ा है आपका। सो दिस इज द थिंग्स लाइक वेयर थिंग्स आर वर्किंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं, मैं देखो बेसिकली सब डोमेन डोमेन होते हैं। तो क्या होता है कि जब एक डोमेन है उसी के अंदर आपको मल्टीपल चीजें चलानी होती है तो हम सब डोमेन बना के चलाते हैं। पर अगेन आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही आपका लाइक डोमेन सर्वर खरीदना होता है, होस्टिंग आपकी वैसी होनी चाहिए, है ना। तो आप डोमेन्स बना के चला पाते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन। अब डोमेन में क्या होता है, एक जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एक आईपी पे रजिस्टर्ड होता है। हर आईपी के लिए एक डोमेन होता है, या एक आईपी एक डीएनएस पे डोमेन नेम पे रजिस्टर होती है, या आप कह सकते हो एक डोमेन नेम एक आईपी पे रजिस्टर होता है। दोनों बात एक जैसी है, ठीक है। तो जब आप वो आईपी हिट करते हो तो क्या होता है, आपको वो डोमेन मिल जाता है, और जब आप वो डोमेन हिट करते हो आपको वो आईपी मिल जाती है। पर ब्राउजर क्या करता है, जब आप एक डोमेन का नाम लिखते हो तो वो उस पर रजिस्टर्ड आईपी को ढूंढता है और उसके मालिक के पास जाता है कि देख भाई मैं इस आईपी पे आया हूँ, इससे रिलेटेड तेरे पास में क्या है। तो उस आईपी के ऊपर वो एक कोड ऑफ स्ट्रक्चर या फिर एक डायरेक्टरी स्टोर्ड होती है। कोड मतलब आप कह सकते हो वहां पे एक फोल्डर पड़ा होता है। अब दैट फोल्डर इज योर कोड, जहां पर आप चीजों को कैसे हैंडल करते हो। तो मान लो मेरा कोड यहाँ पे पड़ा था www.website.com पे, यहाँ पर मेरा कोड पड़ा है। अब यहाँ पे मेरी एक फाइल होगी index.js, जो डायरेक्ट index.html जो डायरेक्टली क्या होगी हिट करते चल जाएगी। अब ब्राउजर पे किसी चीज को चलाना है तो क्या होगा, index.html की तो जरूरत चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो आपकी चल जाएगी डायरेक्ट ऐसे। अब हमने चला दी, उसके बाद में अगर मान लो आपने होम पेज के ऊपर भाई index.js html से डेटा दिखा दिया। अब व्यू पेज पे आपने कुछ करना था तो आपने वो कर दिया। तो हम इसको कहते हैं नेस्टेड पाथ बनाना, ठीक है। इनको परम्स बोलते हैं। बेसिकली आप लोगों से पूछे जाते हैं राउटर स्लिंग शॉट्स वगैरह क्या होता है। तो बेसिकली आप इसको समझो कि ये क्या होते हैं, जो आपके डोमेन के जस्ट बाद में होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पैरम होते हैं। अब पैरम और क्वेरी पैरम में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक जो क्वेश्चन मार्क लगा के साइन बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वेरी पैरम, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। एक बार आप देखोगे मेरी एक वेबसाइट का यूआरएल है ये http://thedeveloperschool.com है ना, .com। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे https है मेरा प्रोटोकॉल। देन ये क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा डोमेन डॉट इन क्या है मेरा टॉप लेवल डोमेन जो मैंने ले रखा है .com .in वटेवर, ठीक है। आप नेक्स्ट मेरा यूआरएल देखोगे तो एक मैंने ये यूआरएल लिया है ये वाला, जिसमें आप देखोगे आवर ब्लॉग्स के नाम से https://thedeveloperschool.com, उसके आगे आवर ब्लॉग्स नाम के मतलब आवर ब्लॉग्स के नाम से मैंने एक राउट बनाया होगा, ठीक है। ये राउट या ये जो मेरा पाथ होगा ये क्या करता होगा, मेरे कोड में हिट होता होगा। वहां पे मैंने एक कंट्रोलर डिफाइन कर रखा होगा। वो कंट्रोलर इसके बेस पे उस फाइल पे जाता होगा, उस फंक्शन पे जाता होगा और उससे रिलेटेड डेटा देता होगा। दिस इज ऑल, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक डिटेल पे कर रखा है। अब आप यहाँ पर एक खास चीज देखोगे जो है ये
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक ये चीज बना रखी है जिसमें आप देखोगे मैंने लिख रखा है द डेवलपर स्कूल डॉट इन ब्लॉग डिटेल्स, मतलब ब्लॉग्स का एक डिटेल पेज है, ठीक है। वहां पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर रोडवे एंड मास्टरिंग इन द कोर फाउंडेशन ऐसा कुछ लिखा है। अब इतना बड़ा तो मैं लाइक राउट बनाने से रहा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके का स्लग है। स्लग क्यों जरूरी होते हैं? अब जब आप लाइक ब्राउजर्स पे काम करते हो तो कैनोनिकल यूआरएल्स के बारे में आपने सुना होगा, जो आपकी वेबसाइट को लाइक अच्छे से एसईओ रैंकिंग कराने में मदद करते हैं। तो हम बेसिकली ये काम स्लग्स के बेस पे करते हैं। तो ये मेरा राउट नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, मेरा स्लग है। मैंने इसको एक एज आईडी ले रखा होगा राउट के अंदर कि भाई तुझे इसके आगे कुछ मिले तो उसको एज आईडी ट्रीट करना, फिर उस आईडी को मैं फाइंड आउट कर लेता होगा अपने डेटाबेस में और उसके थ्रू काम करता होगा। यहां पर आप देखोगे एक मैंने लास्ट में एक यूआरएल डाल रखा है, दिस इज द यूआरएल, ठीक है। ये लास्ट वाला यूआरएल आप देखोगे, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रखा है। अभी हमने और ब्लॉग्स का देखा था और अब इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क वाला देख रहे हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेरी पैरम भेजने का तरीका। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहली बात देखो, क्वेरी पैरम्स का यूज करते हैं हम बेसिकली सर्चिंग वगैरह के लिए, है ना। जब हमको सर्चिंग्स वगैरह करानी होती है किसी चीज के लिए तो हम बेसिकली क्वेरी पैरम्स का यूज करते हैं, या एडिशनल डेटा हमको भेजना हो तो हम करते हैं। पर एडिशनल डेटा भेजने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी मतलब पैरम भी भेज सकते थे। क्वेरी पैरम ही क्यों भेजना है? क्वेरी पैरम हम इसलिए भेजते हैं बेसिकली हमें सर्चिंग करानी होती है। और परम्स में अब क्या होता है कि अगर मान लो आपने आईडी के आगे मतलब आपको 2-3 पैरामीटर एक साथ भेजने थे तो आपका राउट उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो 2-3 पैरामीटर एक्सेप्ट भी करता हो। पर क्वेरी पैरम्स के सीन में ये नहीं होता। आपने क्वेश्चन मार्क के आगे कुछ भी लिख दिया, ही डजंट केयर, मतलब कौन, ब्राउजर को इस बात की कोई परवाह नहीं है और ना ही आपके एक्चुअल में राउट को इस बात की परवाह है जो आपने उसके लिए बनाया हैंडल करने के लिए। तो इसलिए हम क्वेरी पैरम्स बनाते हैं। चलो अब इस चीज को करके देखते हैं तो बेसिकली हम ज्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ जो मैंने कचरा लिख रखा था मैं एक बार इसको लाइक थोड़ा बोल्ड से नीचे कर देता हूँ। तो दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ आपके सामने, कंसोल डॉट लॉग। अब आपको एक बात समझनी होगी कि आपको यूआरएल कैसे मिलता होगा। तो जो आपकी रिक्वेस्ट आई होगी उसी में यूआरएल होगा। तो अगर आपने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लिखा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लिखा, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपने इस पे जाऊँ, अपनी नोड को दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, मेरी नोड रिस्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पे जाके इसको हिट मारता हूँ। जैसे मैंने हिट मारा तो आप देखोगे अभी मेरे पास में सिर्फ स्लैश आ रहा है, दिस स्लैश इज हियर। व्हाई? क्योंकि अभी मेरा कोई राउट है ही नहीं, अभी कोई मेरा यूआरएल है ही नहीं। अब मान लो मैंने इसके आगे लिखा होता गोविंद, मैंने इसके आगे गोविंद लिखा तो और एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड लगा के नेम इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस और मैंने इसको एंटर मार दिया। दिस इज इट। अब यहाँ पर देखोगे आप, मुझे ये मिल गया गोविंद, गोविंद के आगे आईडी और देखो नेम के आगे एफ मिल गया। तो जो भी मैं वहां पे हिट कर रहा हूँ ना एक्चुअल में मेरे डायरेक्टरी के अंदर मुझे रिसीव होता जा रहा है। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो भी ब्राउजर पे लिखते हो तो आपके डोमेन के बाद जो भी चीजें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है, लाइक आपने पैराम में लिखा है या आपने क्वेरी में लिखा है। हैंडलेशन इज द मेन थिंग, है ना। हैंडलेशन इज द मेन थिंग। आप जो भी वहां लिखते हो वो बेसिकली आपके डायरेक्टरी तक पहुंचता है। तो ये आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यार अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सर आपने इसको हैंडल करने के लिए कुछ बना रखा है या नहीं बना रखा, चीजें उस पर डिपेंड करती है। आप तो यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे, राधा रानी लिख दोगे, जय श्री कृष्णा लिख दोगे, आपकी जो इच्छा आएगा वो लिख दोगे, इन कलाम जिंदाबाद लिख दोगे। बट डजेंट मीन कि अगर बंदे ने उसको हैंडल करने के लिए कुछ बनाई नहीं रखा तो आपके लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई बंदा रैंडम कुछ यूआरएल लिखते तो वहां पर हम लोग क्या चलाते हैं, बेसिकली 404 का पेज दिखा देते हैं कि भाई नॉट फाउंड। तो बेसिकली नॉट फाउंड का मतलब क्या है, क्या डोमेन उसको समझ नहीं पाया? डोमेन तो समझ गया पर आपने वैसा कुछ बना नहीं रखा था उससे रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ बंदा लिखेगा तो मैं उसके टाइप को उसको डाटा दूंगा नहीं दूंगा, तो उसके लिए आपने कुछ बना नहीं रखा था। अब एक और चीज सामने आती है निकल के, हम जब कहते हैं ना एक्सटर्नल पैकेजेस की क्यों जरूरत पड़ती है, तो आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल पैकेज के बारे में। एक्सटर्नल पैकेज क्यों जरूरी है? अब आप लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास में अगर मैंने क्वेरी पैरम में लिखा तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क लग के कुछ आ गया। वहीं जब मैंने क्या नाम है लाइक स्लैश लगा के कुछ लिखा था, गोविंद लिखा था तो गोविंद आ गया। अब अगर मुझे लाइक ये आईडी और नेम चाहिए तो या तो मैं क्या करूं, अपने लाइक है ना अपने यूआरएल्स को स्प्लाइस करूं, फाइंड आउट करूं, रिप्लेस करूं, फिर उसके बाद में जहां पर आईडी है उस आईडी को ढूंढूं, मतलब एसटीआर रिप्लेस लगाऊं। बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब करने के लिए मुझे मेथड्स काम में लेने होंगे। अब दैट्स हाउ एक चीज हो सकती है कि मान लो मैं कोई ऐसा पैकेज काम में ले लूं जो मेरे को ये सारी चीजें करके दे दे। तो एनपीएम के अंदर एक पैकेज अवेलेबल होता है हमारे पास में जिसका नाम है यूआरएल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनपीएम इंस्टॉल और यहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे यूआरएल। आपने जैसे लिखा एनपीएम इंस्टॉल यूआरएल, अब ये क्या करेगा, एनपीएम जाएगा अपने डायरेक्टरी के अंदर चेक करेगा, यूआरएल के नाम से कोई पैकेज मैनेज पैकेज होगा तो उसको इंस्टॉल कर देगा, नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा एंड अगेन आपके नोड वर्जन के अकॉर्डिंग वो जो कंपेटेबल पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा। तो दैट्स हाउ। अब हम जाके देखेंगे अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक्चुअल में कि वहां पर वो पैकेज है भी या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर, मतलब अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक डिपेंडेंसी है यानी यूआरएल, तो इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए ये डिपेंडेंसी होना जरूरी है। तो जब भी मैं एनपीएम स्टार्ट करूंगा अगर ये वाला मॉड्यूल इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा ये मुझे बोल देगा एरर। क्यों? क्योंकि
भाई तुमने ये इंस्टॉल किया था, तुमने इसको डिपेंडेंसी में बता रखा है कि मुझे चलने के लिए इसकी आवश्यकता है और अब तुम उसके बिना जा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। तो दैट्स हाउ की चीजें काम करती है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ये किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिख देंगे URL। ठीक है, हमने यहाँ पे URL लिख लिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट URL को लिख दूंगा। अब मैं जब यहाँ पे URL लिखता हूँ तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज करके दिखाता हूँ, वो तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो मैंने लिखा url.parse, ठीक है, दिस इज इट। और मैं यहाँ पे अपने इसको इसमें डाल देता हूँ, npm स्टार्ट करना था मुझे, ये मेरे को यहाँ करना था ना। अचानक से मेरी नोट काम करना बंद हो गई, तो उसके लिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको हिट किया। अब आप देखोगे मेरे पास में क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोटोकॉल नल। यहाँ पे पाथ नेम में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैंने npm स्टार्ट किया। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, ये मैंने हिट किया। दैट्स सो हाउ आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास में क्वेरी के अंदर कि गोविंद ने सर्च किया था ID = 4, नेम = F। सर्च के अंदर बंदे ने क्या सर्च करा है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। अगर आप लोग इस बात पे ध्यान दो तो आप ये चीज चेक कर सकते हो कि आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल है कि भाई गोविंद ने पाथ क्या हिट किया था, गोविंद का HREF क्या है, ठीक है, बेसिकली उसका सर्च क्या किया है उसने, क्वेरी क्या थी उसकी, सारी चीजें अब आप लोगों को बेसिकली पता है। इस तरीके से क्या होता है, अगर हम लाइक ये थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह यूज में लेते हैं तो ये हमको लाइक हेल्प करते हैं एक्चुअल में चीज़ों को समझने में कि भाई चीज़ें क्या हैं, कैसे काम कर रही है। अब आप चाहो तो उस पर से ID उठाना चाहते हो ID उठा लो, अगर आप नेम उठाना चाहते हो नेम उठा लो। तो दिस इज द थिंग कि एक्चुअल में URL कैसे काम करता है। आज आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई URL क्या है। अब बेसिकली इन URLs के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बाकी सारी चीज़ों को चलाते हैं। एक राउट बना लिया, राउट के अंदर हमने लिख दिया कि नेम मिले तो ये वाला फंक्शन कॉल करना, डेटा मिले तो ये वाला फंक्शन कॉल करना। तो कुछ इस तरीके से एक्चुअल में URL काम करता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।